हेलो बच्चों, कॉमर्स ग्रीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर ये 5th वीडियो है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर इस टॉपिक की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं नई अकाउंटिंग टर्म इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं, इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर में ये आ जाता है आपका कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे मैंने कल जो एग्जाम्पल दिया था वो आशीर्वाद आटा का दिया था। तो उसमें क्या था कि जो वीट होता है, ठीक, उसी से तो आटा बनता है। तो जो वीट वो लोग फार्मर से कलेक्ट करते हैं, उसी से वो लोग आटा बनाते हैं। तो वीट क्या हुआ? वहां पे रॉ मटेरियल हुआ, जिससे फिनिश गुड्स क्या तैयार हुई? आटा तैयार हुआ। ठीक है, अब फिर ऐसी प्रोसेसिंग आगे भी होती जाती है। ठीक, अब मैन्युफैक्चरर वही होगा जो क्या हो मैन्युफैक्चरर वो पर्सन होगा या वो बिजनेसमैन होगा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसने खोल रखा है, जो क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स के होते हैं इन्वेंट्री। कितने टाइप की होगी? 4 टाइप की, मेन ये है। ठीक है, अब पहला टाइप क्या है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इट includes inventory of raw material purchased for using them in the products manufactured but still lying unused। वो रॉ मटेरियल को जिसका किया है, परचेज किया है। ठीक है, किस लिए परचेज किया है? आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यानी उससे नया प्रोडक्ट आपको बनाना है, लेकिन अभी भी वो क्या है? स्टिल लाइंग अनयूज्ड। बस केवल सिंपली आपने लाकर रखा है, अभी उसमें कुछ भी, बस आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, उस रॉ मटेरियल को लाके रखा है। लाइंग अनयूज्ड मतलब अभी यूज नहीं किया है। तो जो अनयूज्ड होगा वही क्या बोला जाएगा? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जितना पोर्शन अनयूज्ड होगा वही क्या बोला जाएगा? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बोला जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर क्लॉथ मिल है जो कि क्या बनाती है? शर्ट बनाती है, शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो शर्ट के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लेगी वो? सबसे पहले तो कॉटन, थ्रेड, ठीक है, कॉटन लेगी, थ्रेड लेगी, ठीक है, और बटन्स लेगी, बकरम जो शर्ट के कॉलर पे लगता है, तो वो सारी चीजें वो लेगी। तो इन्हीं सब की वैल्यू ऑफ कॉटन, वैल्यू ऑफ थ्रेड, वैल्यू ऑफ बटन्स, वैल्यू ऑफ बकरम, तो इन सभी को जब ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो अभी तक अनयूज्ड है, अभी भी उससे मतलब अभी आपने उससे शर्ट नहीं बनाई है, वो केवल लाकर रखा है, तो वही क्या बोला जाएगा? आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जितनी उनकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगी? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें शॉर्ट में हमने एग्जाम्पल ले रखा है, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल। जो क्लॉथ मिल होगी उसके लिए कॉटन क्या होगा? जो है रॉ मटेरियल होगा, कॉटन फॉर क्लॉथ मिल्स। ठीक है, कॉटन क्या होगा? आपका रॉ मटेरियल होगा। किसके लिए होगा? क्लॉथ मिल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, 4 हैं। पहला टाइप आपने पढ़ लिया है, दूसरा टाइप अब हम पढ़ेंगे, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब नाम से वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो नाम आपने सुना ही होगा। जैसे रास्ते में काम चल रहा होता है, आप सड़क पे जाते हो, कहीं रोड पे आप देखते हो ये लिखा कार्य प्रगति पे है ना? सुना है ये वर्ड तो सुना ही होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो काम अभी चल रहा है। ठीक है,
तो ऐसे ही इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अब इसी से समझो, उसी से रिलेट करो, तो यानी कि काम चल रहा होगा। मतलब अभी अगर हमने अभी शर्ट का जो एग्जाम्पल लिया था, अगर उसी एग्जाम्पल को देखते हैं तो उसी एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि अभी शर्ट बनकर पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, अभी शर्ट क्या हो रही है, बन रही है। जैसे अभी उसमें सिलाई बाकी है, कटिंग बाकी है ना, या फिर बटन्स लगाने बाकी है, ठीक है, कॉलर लगाने बाकी हैं, तो ये सारी चीजें, तो अभी भी उसमें कुछ ना कुछ बाकी रह जाए, कार्य प्रगति पे है। ये वर्ड सुना है ना, जैसे सड़क खुदी होती है और फिर वो बन रही होती है, तो उसके आगे क्या लिखा होता है, बोर्ड लगा रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है, मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चल रहा है, मतलब अभी शर्ट बनकर रेडी नहीं हुई है। अगर क्लॉथ मिल के एग्जाम्पल से देखते हैं तो जो है आपका जो शर्ट है वो बनकर रेडी नहीं हुई है, अभी बन रही है। मेन वर्ड यहाँ पे क्या है, अभी चीज बन रही है, अभी काम हो रहा है, ठीक है, इतना ये सिंपल सा था। ठीक, अब आगे इसको देखते हैं, पूरा देख लेते हैं, जब इतना समझा है तो अब पूरा ही समझ ले, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। पार्टली फिनिश गुड्स, पहले ही नाम आ गया, पार्टली मतलब आधा बना है, आधी अभी फिनिश गुड्स हुई है, पूरी नहीं हुई है, मतलब उन्हीं में अभी भी काम बाकी है। क्या है, पार्टली, पार्टली फिनिश गुड्स, मतलब अभी का उसमें अभी पार्टली है, अभी उसमें और भी काम बाकी है। इट मीन्स गुड्स इज सेमी फिनिश फॉर्म, कौन से फॉर्म में, सेमी फिनिश्ड, मतलब अभी आधी बनी है, आधी बननी बाकी है। सच गुड्स नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, यही हमने बताया, इसमें क्या है, अभी फर्दर प्रोसेसिंग होना बाकी है, ताकि उनको फिनिश गुड्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट किया जा सके। यानी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सेमी फिनिश गुड्स होती हैं, सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है, मतलब अभी इनमें कन्वर्जन करना है, ठीक है, और प्रोसेसिंग करनी है, ताकि इनको क्या कर सके, फिनिश गुड्स में आप बदल सके या फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर सके। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन इट, द कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर, फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस आर इंक्लूडेड। जब हमें वर्क इन प्रोग्रेस का क्या करना है, वैल्यूएशन करना है, मेन चीज ये है, क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस का अगर हमें वैल्यूएशन करना है, मतलब उसको टर्म उसमें निकालना है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन इट, मतलब उस उतनी शर्ट को, जैसे आपने टोटल, अब ऐसा तो नहीं होगा आपने 20 शर्ट बनाई है ना, या 40 शर्ट मंगाई, तो आप जो है क्या हो गया, अब धीरे धीरे बार बार तो सामान लाओगे नहीं, ठीक है, आप अपना, जैसे मान लो आपने 10,000 शर्ट बनानी है, ठीक है, तो 10,000 के बेसिस पे आप लेके आए होगे, लेकिन अब 10,000 इकट्ठी थोड़ा ना बनाते हो, स्लॉट करके बनाते हो, जैसे अभी 2,000 बनाई, फिर 3,000 बनाई, इस तरीके से, ठीक, तो आप ऐसे करते हो, तो सामान तो पूरा ही ला के रखते हो ना, तो यानी कि उतना पोर्शन जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है, उसमें कैसे ऐड करते हैं, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल जितने वैल्यू का यूज हो रहा होगा उतनी शर्टों को बनाने में, उसका प्राइस आप लेंगे, ठीक है। अगर जो भी लेबर उसमें लगी होगी, लेबर अगर लगाई होगी, तो उनकी जो कॉस्ट बना आ रही है उन शर्ट को बनाने में, ठीक है, पावर जो यूज हो रही है, मशीन से बन रही है तो पावर यूज होगा, फ्यूल यूज होगा, इन सारे एक्सपेंसेस को किस बेसिस पे लेते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है वर्क इन प्रोग्रेस का
वैल्यूएशन हो जाता है वर्क इन प्रोग्रेस का, हमें वैल्यू पता चल जाती है कि कितनी इन्वेंट्री हमारी किसकी है, वर्क इन प्रोग्रेस की, इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके। ठीक है, किस किस के, जो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो वैल्यू ऑफ लेबर लग रही है, वैल्यू ऑफ फ्यूल लग रहा है, वैल्यू ऑफ पावर जो लग रही है, इलेक्ट्रिक पावर, और भी जो अदर खर्चे हो रहे हैं, उन सबको ऐड करके आपको सेमी प्रोडक्ट की या सेमी फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें यही चीज मैंने बताई, इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स द वैल्यू ऑफ थ्रेड्स एंड अनफिनिश्ड क्लॉथ विल बी इन्वेंट्री फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब जो भी आप क्लॉथ मिल है, अगर वही शर्ट बना रही है तो जितना भी थ्रेड यूज हो रहा है, जितना भी क्लॉथ यूज हो रहा है, अनफिनिश्ड मतलब अभी जैसे उसकी एक जो है वो क्या कहते हैं, एक स्लीव्स बन गई है, एक बननी बाकी है। ठीक है, आगे का पोर्शन बन गया है। ठीक है, बैक की शर्ट पूरी तैयार करनी है। ठीक है, तो अनफिनिश्ड क्लॉथ जो भी होगा, जो भी थ्रेड यूज हो रहे हो, अब बटन्स है, बकरम है, जो भी है, वो सब की वैल्यू क्या बोली जाएगी, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की जब हम बात करते हैं तो it includes the inventory of those goods which have been completely processed and are ready for sale but are lying unsold at the end of the accounting period। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है, क्या क्या है, कंप्लीटली प्रोसेस्ड हो गई है और रेडी फॉर सेल है, और अब क्या है, लाइंग अनसोल्ड, लेकिन अभी उनको बेचा नहीं गया है, अभी भी वो किसके पास है, बिजनेस के पास है, मैन्युफैक्चरर के पास है। मैन्युफैक्चरर के पास जो भी गुड्स हैं जो बन के रेडी हो गई है, कंप्लीटली प्रोसेस्ड, मतलब अब उनमें कुछ भी एडिशन करना बाकी नहीं है, पूरी कंप्लीट हो गई है, जितनी प्रोसेस हैं कंप्लीट, जो शर्ट बनाने की वो सारी प्रोसेस को पार कर चुका है, अब वो तैयार हो गया है एंड रेडी फॉर सेल। अब उसको क्या करना है, सेल करने के लिए रेडी है, और आपके बिजनेस में वो क्या है, लाइंग अनसोल्ड, मतलब अभी उन्हें बेचा नहीं गया है, अभी भी वो हैं, तो उतने को क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कितने का होता है, 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल के अंदर जो भी कंप्लीट प्रोडक्ट या कंप्लीट फिनिश गुड्स रेडी टू सेल जो उनके पास बचा होगा अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड की जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। ठीक है, जो रीसेलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, आपने खरीदा ही उनको है, किस लिए, रीसेलिंग के लिए, तो वो क्या बोली जाती है, स्टॉक इन ट्रेड। और ये कौन से बिजनेस में होता है, ट्रेडिंग का काम ही होता है, वो रेडीमेड गुड्स को खरीदते हैं, उनको क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे शर्ट बनाना मैन्युफैक्चरिंग के टाइप में आ जाता है, और गारमेंट्स बनी बनाई शर्ट को बेचना दुकानदार खरीदता है, किनसे, इन्हीं से तो खरीदता है, क्लॉथ मिल वालों से। ठीक है, तो इन लोगों से खरीद के वो डायरेक्ट बेच रहा है। ठीक, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस, तो ट्रेडिंग बिजनेस का जो केवल क्या है, परचेज की गई है रीसेल करने के लिए, वो तो उनका स्टॉक क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये टर्म्स हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज होंगी। ठीक है, तो बेसिक आपको इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब होता क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
बेसिकली यही बताने, क्योंकि आपको इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, जब ये टर्म्स आपको पता होंगी तभी आप इसमें से एसेस कर पाएंगे। जब आगे के जब आप अकाउंट बनाने सीखेंगे, आप बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, तो आपको इजी रहेगा कि हाँ ये टर्म इसमें आती है, ये टर्म इसमें जाएगी, ये टर्म इसमें जाएगी। इसीलिए इनको डीपली गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। मैंने जो वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको ये चीजें पता हो सके कि ये चीजें आसान है, ये चीजें क्या होती हैं और कैसे किस में जाती हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल्स ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब जो नॉर्मली जो वो एक्टिविटी करता है, जिस चीज का बिजनेस है, जैसे कार का शोरूम है तो कार क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, और जैसे आपका गारमेंट्स का बिजनेस है तो गारमेंट्स आप बेचेंगे। ठीक है, किराने की शॉप है तो किराने के जो सामान होते हैं वो आप बेचेंगे। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है आपका, मतलब जिसमें आप डीलिंग कर रहे हो वही आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। जब क्या होता है, इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, ये टर्म याद रखना जरा। ठीक है, मिलना बाकी है, कंफ्यूज मत होना कभी भी, मिलना बाकी है। ठीक है, रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, मिलना बाकी है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड लेन देन, लेन देन में जो चीज मिलना बाकी है, नाम से ही समझ लो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो लेन देन हो रहा है उसमें मिलना बाकी है, मतलब अभी मिला नहीं है। तो क्या नहीं मिला है, पैसा ही तो नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द अमाउंट, बहुत इजी है ये सब चीजें। इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और कोई तुमको पैसा कब देगा, जब तुम सामान उसको बेचोगे, कि फ्री में कोई ऐसे ही पैसा दे देगा। आप सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स कर दी है लेकिन अभी भी मिलना बाकी है, या फिर कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो। ठीक है, अब सर्विस कैसे रेंडर करते हो, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको क्या मिलती है, सर्विस मिलती है ना, आपको वहां पे पढ़ाया जाता है, तो वो सर्विस रेंडर हो रही है, तो उस सर्विस के बदले में आपसे फीस चार्ज की जाती है। ठीक है, तो आप क्या हुए, कस्टमर हुए उनके लिए। ठीक, तो ये अभी पैसा मिलना बाकी है। जो भी सर्विसेज किसने दिए, कंपनी ने दिए, वो भी क्या है, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब उसी में वो डीलिंग करता है। ठीक है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे वो उसी में डीलिंग करते होंगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेटर्स, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। ये बड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि आगे इसके ऊपर एक चैप्टर ही है पूरा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स में दो लोगों को मिला के ही, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिला के ही, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो इकट्ठा उनको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ठीक है, तो डेटर्स में क्या कह रहा है, डेटर्स ये कह रहा है, इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज have been rendered on credit and payment has not been received from them। आपने क्या किया है, उनको कोई भी पर्सन, डेटर क्या होगा, कोई भी पर्सन होगा या फिर क्या होगा, फर्म होगा, जिनको क्या हो गया है, कोई भी फर्म के नाम से या पर्सन के नाम से। ठीक है, जिनको क्या है, गुड्स दे दी गई हैं, बेच दी गई हैं, whom goods have been sold, बेच दी गई हैं, और सर्विसेज भी रेंडर्ड की जा चुकी है ऑन क्रेडिट, उधार पे, और उसका पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो उनको क्या बोले जाएंगे, डेटर्स बोले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग भी क्या होता है, किराने की शॉप पे जाते हो
कभी कुछ हुआ तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिया कि हम खाते नहीं चलाते लोग कि हाँ लिख लेना हमारे खाते में, इकट्ठा हम पैसा देंगे, ये होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो वही चीज समझ लो यहाँ पे। तो आप उनके लिए क्या बोले जाओगे? डेटर्स। ठीक है, आपसे पैसा मिलना बाकी होगा उनके लिए, जो जो दुकानदार होगा उसके लिए आप लोग क्या बोले जाओगे? डेटर्स बोले जाओगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको सर्विस दे दी है, गुड्स दे दी है, अभी आपने उनका पैसा नहीं दिया है, आप बाद में उनका पैसा दोगे तो क्या बोले जाओगे? डेटर्स बोले जाओगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की। अच्छा, इसको बड़ा ध्यान से समझना। ठीक, अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स रिसीवेबल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज, अब नाम से ही समझ लो, बिल ऑफ एक्सचेंज, जब आपने एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज क्या करोगे? गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स दी हैं उसके बदले में बिल, गुड्स के बदले बिल जो दिया है, बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट, ड्रॉर, एंड गेट इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है, और जो ड्रॉर क्या होता है? उस बिल को बनाता है। जो ड्रॉर होता है वो बिल को क्या करता है? ड्रॉ करता है, और जो ड्रॉई होता है वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। दस बिल्स रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स और रिसीव्ड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। ठीक है, या फिर एंडोर्समेंट के तरीके से उनसे मिला है। एंडोर्समेंट का मतलब उस बिल को आप किसी और को भी दे सकते हो। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज अ रिसीवेबल, और जो इस बिल में जो अमाउंट स्पेसिफाई होता है वही क्या होता है? मिलना बाकी होता है। रिसीवेबल मिलना बाकी होता है कब? फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर डेट पे। ठीक है, बिल जो पे जो अमाउंट लिखा होता है, स्पेसिफाइड अमाउंट, बिल पे जो स्पेसिफाइड अमाउंट होता है वो क्या होता है? फ्यूचर में मिलना बाकी होता है, फ्यूचर की डेट पे रिसीवेबल होता है। ठीक है, आइए चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ये अभी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखो, एक है मिस्टर ए, आइए इसको समझते हैं। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। अब क्या हुआ है? मिस्टर ए का टीवी का शोरूम है। क्या है? शोरूम है। किसका? टीवी का। टीवी, फ्रिज, टीवी का शोरूम है, सिंपली, ज्यादा नहीं करते, टीवी का शोरूम है। अब मिस्टर बी आए मिस्टर ए के पास, कहा हमको टीवी खरीदनी है। उन्होंने कहा ठीक है, पसंद कर लीजिए कौन सी टीवी खरीदनी है। उनको एक 50,000 की टीवी पसंद आ गई। कितने की? रुपए 50,000 की एक एलसीडी टीवी पसंद आ गई। कौन सी टीवी? एलसीडी टीवी पसंद आ गई। अब मिस्टर बी ने कहा कि भाई मैं 50,000 की एलसीडी टीवी तो ले लूंगा, लेकिन मैं उसका पेमेंट अब भी नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। अब वो पूछेंगे कितना टाइम दे दीजिए, कितना टाइम आपको चाहिए? उन्होंने कहा हम 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे मिस्टर ए कहेंगे कि हम इनको टीवी तो दे दे, लेकिन क्या भरोसा ये पैसा दें कि ना दें, क्या पता भाग जाए तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे इनको। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मिस्टर ए ने एक दिमाग लगाया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या बोला कि ठीक है आप टीवी ले जाओ। मिस्टर ए ने क्या दे दी इनको? टीवी दे दी, एलसीडी टीवी, एलसीडी टीवी दे दी। ठीक है, अब लेकिन मिस्टर ए ने कहा हम एक बिल ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? बिल। ये बिल कौन लिख रहा है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या, ये बिल किसने लिखा? ये कौन है? सेलर है।
और ये कौन है, बायर हैं। पहली बात तो यही समझ लो, ठीक है। तो सेलर ने क्या किया, एक बिल लिखा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे वो कि उन्होंने कहा 3 महीने बाद ठीक है पेमेंट करोगे, लेकिन कौन सी तारीख को करोगे, तो ठीक है 3 महीने के बाद की डेट उन्होंने दे दी। जैसे जून है, जुलाई, अगस्त, अगस्त की डेट उन्होंने दे दी कि 12 अगस्त को हम पेमेंट कर देंगे। कब कर देंगे, 12 अगस्त को, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है हम बात मान लेते हैं आपकी, 12 अगस्त को आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो 12 अगस्त क्या हुई, फ्यूचर डेट। बिल कब बन रहा है, 12 जून को, बिल आज बन रहा है, पेमेंट कब मिलेगा, 12 अगस्त को। तो इन्होंने 12 अगस्त की डेट लिख दी, कितने का पेमेंट होगा, 50,000 का। तो 50,000 क्या हुआ, स्पेसिफाइड अमाउंट हुआ, ठीक है। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन फ्यूचर डेट, सारी चीजें हो गई। बिल कौन लिख रहा है, सेलर, मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन हुए, सेलर। सेलर जो बिल लिखता है वो क्या बोला जाता है, ड्रॉअर बोला जाता है। ड्रॉअर कौन बोला जाता है, हु राइट्स द बिल, राइट्स द बिल। अब ठीक है, हु राइट्स द बिल, इसने बिल लिखा। अब ये बिल किसको देगा, मिस्टर बी को, ठीक है। ये बिल किसके पास पहुंचा, मिस्टर बी के पास पहुंच गया ये बिल। अब ये बिल पे क्या करेंगे, साइन करेंगे। ये साइन किस बात का कर रहे हैं, ये साइन इस बात का कर रहे हैं कि हाँ मैं 12 अगस्त को 50,000 रुपए का पेमेंट आपको करूंगा। और ये साइन करके बिल किसको फिर से दे देंगे, इनको। ये बिल किसके पास फिर से आ गया, मिस्टर ए के पास। यानी इन्होंने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट किया, साइन किया, ये एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बोले गए, ड्रॉई। क्या बोले जाएंगे, ड्रॉई। हु एक्सेप्ट द बिल, हु एक्सेप्ट द बिल। बस अब बिल इनके पास रहेगा, ठीक है। और ये टीवी लेके चले जाएंगे, अब 3 महीने बाद आएंगे तो 50,000 रुपए दे देंगे, तब ये बिल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने ये बिल लिया क्यों, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यही है मिस्टर बी अगर भाग ना जाए, अगर भाग गए तो कम से कम बिल तो है हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन ये यहाँ पे एक टर्म यूज हुई थी, एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। एंडोर्समेंट फ्रॉम देम का मतलब अगर एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर मान लो 3 महीने के ही दौरान मिस्टर ए को किसी और को पेमेंट करना पड़ जाए, तो वो पैसे उनके पास 50,000 रुपए नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उतने का बिल उसको पकड़ा देंगे, ठीक है। जब उसको बिल पकड़ा दिया, अब ड्यू डेट आएगी तो वो मिस्टर ए के पास नहीं जाएगा पैसा मांगने, किससे जाएगा, बी के पास, क्योंकि बी के पास बिल है। और बिल में किसकी एक्सेप्टेंस है, मिस्टर बी की। मतलब जिनको वाकई में पैसा देना है उन्हीं की एक्सेप्टेंस है। अगर वो मना करेंगे फिर जो है केस होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब, तो इसी को क्या बोला जाता है, बिल्स रिसीवेबल। तो यही बिल मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, BR, बिल्स रिसीवेबल। बस यही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है, नहीं तो अकाउंट्स पढ़ने से फायदा ही क्या है जब आपके बेसिक टर्म्स ही नहीं क्लियर होंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, और इसको मैं जितना इजी हो सके उतनी इजी, और जो आपकी आम लैंग्वेज है, आम आपका रूटीन है जो आप देखते हो, उसमें ही हम बता रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, सब अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा मोटिव आप सभी का बेस स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो अकाउंट्स आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। सो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।